अस्सलाम वालेकुम डियर अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक करेंगे। तो पहले तो पता होना चाहिए पेयर प्रोडक्शन होती क्या है, प्रोडक्शन किस तरह से होती है और पेयर क्या है। पेयर से पता लगता है कि यहाँ पर कोई दो चीज़ें निकलेंगी, यानी सिंगल चीज़ यहाँ से नहीं निकलेगी, जो भी निकलेगा वो पेयर की फॉर्म में होगा। अब प्रोडक्शन है तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी चीज़ से कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, वो हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी। और आज का है टॉपिक पेयर प्रोडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले नीचे आपको डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये आपको दिखाई गई हैं गैमा रेज़। कौन सी रेज़ हैं? गैमा रेज़। जो गैमा रेज़ होती हैं बच्चों, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी की रेडिएशन होती हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पैटर्न बताया था जिसमें विजिबल लाइट में विब ग्योर के नाम से लास्ट पर रेड होता है, फिर इंफ्रा रेड होती है, फिर रेडियो वेव होती है, फिर माइक्रोवेव होती है। विजिबल में सबसे पहले जो होती है वो वॉयलेट होती है, फिर हो जाती है अल्ट्रा वॉयलेट, फिर हो जाती है एक्स रेज, और लास्ट पर होती हैं गैमा रेज। लास्ट पर कौन सी होती हैं? गैमा रेज। तो अगर हम इस तरफ जाएं तो बच्चों एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पैटर्न में इंक्रीज़ होती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी की रेडिएशन होती है गैमा रेज। तो जब आप गैमा रेज को किसी न किसी न्यूक्लियस के ऊपर फेंकते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर से दो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा पार्टिकल बच्चों हमारा क्या होता है? पॉजिट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिट्रॉन निकला और साथ साथ उसके साथ क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं दो की वजह से सिंगल चीज़ कोई नहीं प्रोड्यूस हुई, दो चीज़ें जनरेट हुई हैं और एक दूसरे के एंटी पार्टिकल जनरेट हुए हैं। तो इसलिए इस पेयर को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। ये तब होगा, इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है बच्चों कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनर्जी की रेडिएशन होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की कौन सी रेडिएशन है? गैमा रेज। अगर आप एक्सरे फेंकेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फेंकेंगे तो ये काम परफॉर्म नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास बच्चों के न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियस ना हुआ तो ये गैमा रेज उस न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगी तो पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि पेयर प्रोडक्शन के लिए पहली चीज़ चाहिए आपको गैमा रेज और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? न्यूक्लियस। अगर फ़र्ज़ करो गैमा रेज बच्चों हमारे पास आ रही हैं और इस जगह पर इस स्पेस में कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इस सारी जगह पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो गैमा रेज एज सच सीधी चली जाएंगी और वो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बनता है कि क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम के अंदर हो सकता है? तो यहाँ पर साइड इंफॉर्मेशन में बच्चों लिखा हुआ है कि पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम और स्पेस। यानी खाली जगह, वैक्यूम का मतलब है कोई भी चीज़ वहाँ पर एयर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सिंगल एटम, कोई भी सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, उस जगह को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दे भी बच्चों, अब हम ज़रा नेक्स्ट इस टॉपिक को ज़रा रिव्यू करते हैं बुक से। पेयर प्रोडक्शन अक्कर व्हेन गैमा रे फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन पासिस नियर एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस के पास से या उसके अंदर जब वो पेनिट्रेट करता है, एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज़ एमिटेड। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और साथ साथ उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी निकलता है। ये काम आपको एक डायग्राम में नीचे दिखा दिया गया है।
कहता है प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टिकल सच एज न्यूक्लियस इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। क्योंकि आप बच्चों जानते हैं हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स के लॉज हर जगह पर ओबे करने चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो पार्टिकल थर्ड एग्जिस्ट करता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर वो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एनर्जी इक्विवेलेंस ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडीशन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर द पेयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ क्रिएटेड पार्टिकल्स। तो ज़रा मैं नीचे से आपको पिक्चर से क्लियर करता हूँ कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कह रहा है ये जो पेयर जनरेट हुए हैं एक पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों को निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी है वो कितनी होती है। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल को निकालने के लिए उसकी जो एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, इन दोनों का आप क्या लेंगे, सम लेंगे। तो जो मिनिमम एनर्जी हमारी आएगी वो फिर 2m0c² आएगा। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ रेस्ट मास एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज़ 2m0c² इज इक्वल टू 1.202 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, इसका प्रूफ आपने यानी कि 2m0c² बराबर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका प्रूफ आपने खुद सर्च करना है और इसकी असाइनमेंट बना के मुझे भेजनी है। तो ये आपकी बच्चों क्या है, आज की असाइनमेंट है। आगे बच्चों कहता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को निकालने में इतनी कम से कम एनर्जी लगेगी। तो एक पार्टिकल को निकालने में यहाँ पर उसने नहीं बताई हुई, तो एक पार्टिकल को निकालने में एनर्जी लगेगी m0c², जो कि बराबर होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी लगेगी, एक ही पॉजिट्रॉन को निकालने में भी इतनी लगेगी। अगर बच्चों मैं 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दूं या ऐड कर दूं तो ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोबारा से वही आंसर दे देगा। तो एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिंगल पार्टिकल को जनरेट करने में कितनी एनर्जी लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी फॉर वन पार्टिकल, या वन इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर सकता है या वन पॉजिट्रॉन का। एक सिंगल को निकालने में बच्चों 0.51, बट दोनों पेयर को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा रिव्यू रह गया, तो ये मैं ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे से ये सारा डाटा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है क्या गैमा रे फोटोन विद एनर्जी लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, वेयर एज द फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एंड एक्सेस ऑफ एनर्जी गोज टू द काइनेटिक एनर्जी। अब ये किस तरह से कह रहा है, फ़र्ज़ करें जी ये हमारे पास गैमा रेज फोटोन आया, ये हमारे पास न्यूक्लियस आया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बना, ये हमारे पास पॉजिट्रॉन बना, और प्लस ये जो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ये किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, ये जो पॉजिट्रॉन है ये किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो जितनी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा देंगे
वो ज़्यादा एक्सेस वाली एनर्जी, इससे जितनी भी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो इन दोनों की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। बट इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर को निकालने में इतनी ही एनर्जी चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर मैं 1.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता हूँ तो इतनी एनर्जी पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाएगी। बट जो हमारे पास 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये आपकी कहाँ चली जाएगी, 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मिल जाएगी, पोजिट्रॉन को मिल जाएगी। लो जी आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोमेंटम एंड एनर्जी। तो आपने याद रखना है ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से कि जो इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर निकलता है या पेयर प्रोडक्शन होता है उसमें कितने लॉज ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मोमेंटम एंड एनर्जी यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं।